नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी कानून पर बात करने वाले हैं। पीओएस एक्ट यानी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ नाम का कानून नहीं है, इसका असर असल में दिख रहा है। जैसे अभी हाल ही में कर्नाटक में घटना हुई। अच्छा, क्या हुआ वहाँ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी पर जुर्माना लगाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बोर्ड रिपोर्ट में ये नहीं बताया था कि पॉश एक्ट के तहत इंटरनल कमेटी मतलब आंतरिक समिति बनी है या नहीं। अरे मतलब इसे काफी गंभीरता से लिया जा रहा है। जुर्माना कितना था वैसे? कंपनी पर पूरे 3 लाख रुपए, और जो अधिकारी जिम्मेदार थे MD, CFO, कंपनी सेक्रेटरी, उन पर 50-50 हजार रुपए प्रति वित्त वर्ष का। तो ये साफ है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये कानून जो 2013 में आया और जिसकी जड़ें विशाखा गाइडलाइंस में हैं, ये हर उस जगह लागू होता है जहां 10 या ज्यादा लोग काम करते हैं, है ना? बिल्कुल, चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या प्राइवेट कंपनी। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमने इसके लिए कानूनी दस्तावेज देखे हैं, लॉ फर्म्स के विश्लेषण पढ़े हैं और कुछ संबंधित लेख भी। बढ़िया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक सवाल से कि आखिर ये यौन उत्पीड़न है क्या? पॉश एक्ट इसे कैसे परिभाषित करता है? देखिए, एक्ट के हिसाब से यौन उत्पीड़न में कई चीजें आती हैं, जैसे कोई गलत इरादे से छूना या छूने की कोशिश करना, या फिर सेक्सुअल फेवर मांगना, मतलब किसी तरह के यौन संबंध बनाने का दबाव डालना, यौन रंग वाली टिप्पणियां करना, मतलब सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, पोर्नोग्राफी दिखाना, या फिर कोई भी ऐसा व्यवहार, चाहे वो शारीरिक हो, मौखिक हो या इशारों में हो, जो यौन प्रकृति का हो और अवांछित हो, मतलब बिना मर्जी के। और इसमें वो 2 खास स्थितियां भी शामिल हैं, क्विड प्रो क्वो और हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट। हाँ बिल्कुल। क्विड प्रो क्वो ये लैटिन टर्म है जिसका मतलब है कुछ के बदले कुछ, मतलब नौकरी में फायदा देने के बदले, जैसे प्रमोशन या अच्छी पोस्टिंग, उसके बदले सेक्सुअल फेवर मांगना, या फिर मना करने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी देना। एग्जैक्टली। और दूसरा है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट बनाना, यानी ऐसा माहौल पैदा कर देना जो डराने वाला हो, अपमानजनक हो या काम करने के लिए असुरक्षित लगे। ये समझना जरूरी है। अच्छा, एक्ट में पीड़ित महिला और कर्मचारी की परिभाषा भी काफी डिटेल में दी गई है। हाँ, बहुत व्यापक है। पीड़ित महिला कोई भी महिला हो सकती है, चाहे वो उस ऑफिस में काम करती हो या ना करती हो, किसी भी उम्र की, मतलब विजिटर या क्लाइंट भी। हाँ बिल्कुल। और कर्मचारी की परिभाषा भी बहुत बड़ी है। इसमें परमानेंट, टेम्पररी, एडहॉक, दिहाड़ी वाले, ट्रेनी, इंटर्न, यहाँ तक कि वॉलंटियर भी शामिल है। और कार्यस्थल का मतलब सिर्फ ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऑफिस तो है ही, साथ में कंपनी की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, कैंटीन, या काम के सिलसिले में आप कहीं बाहर जाते हैं क्लाइंट की जगह पर, वो सब कार्यस्थल माना जाएगा। मकसद यही है कि सुरक्षा का दायरा बड़ा हो। ठीक है, ये तो हुई परिभाषा की बात। अब आते हैं नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर पर। उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं इस एक्ट के तहत? सबसे पहली और सबसे जरूरी जिम्मेदारी है आंतरिक समिति यानी इंटरनल कमिटी IC का गठन करना, हर ऑफिस या ब्रांच में जहां 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं। ओके, IC बनाना अनिवार्य है। और फिर एक डिटेल्ड एंटी सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी बनाना और उसे सभी कर्मचारियों तक पहुंचाना। सिर्फ बनाना नहीं, बताना भी है। कम्युनिकेशन जरूरी है। बिल्कुल। और नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम चलाना, वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग वगैरह, ताकि सबको पता हो कि ये कानून क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, शिकायत कैसे करनी है। मतलब सिर्फ पॉलिसी बना के फाइल में लगा देना काफी नहीं है। कहीं नहीं, एक सुरक्षित माहौल देना उनकी जिम्मेदारी है। और जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, कंपनी एक्ट के तहत बोर्ड रिपोर्ट में बताना भी जरूरी है कि IC बनी हुई है। और हाँ, एक सालाना रिपोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को भेजनी होती है जिसमें शिकायतों का ब्यौरा होता है। अच्छा, अब इस आंतरिक समिति यानी IC पर आते हैं। ये बनती कैसे है? कौन लोग होते हैं इसमें? IC की बनावट तय है। एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगी जो उसी ऑफिस की कोई सीनियर महिला कर्मचारी होंगी। ठीक है, सीनियर महिला कर्मचारी। हाँ, फिर कम से कम 2 और सदस्य होंगे जो वहीं के कर्मचारी होंगे। कोशिश ये रहती है कि ये वो लोग हों जिन्हें महिलाओं के मुद्दों की समझ हो या सोशल वर्क या कानून का अनुभव हो। और एक बाहरी सदस्य भी होता है ना? हाँ, एक बाहरी सदस्य होना जरूरी है। ये किसी NGO से हो सकते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जिन्हें यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी हो। और सबसे अहम बात, कम से कम आधी सदस्य महिलाएं होनी चाहिए, मतलब 50% महिलाएं। और इनका कार्यकाल? सदस्यों का कार्यकाल ज्यादा से ज्यादा 3 साल का होता है। इनके पास पावर्स क्या होती हैं? सुना है सिविल कोड जैसी शक्तियाँ होती हैं। हाँ, ये सच है। IC के पास जांच के लिए सिविल कोड जैसी शक्तियाँ होती हैं। मतलब वो गवाहों को बुला सकती हैं, उनसे सवाल पूछ सकती हैं, दस्तावेज मंगवा सकती हैं। ये तो काफी महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है गोपनीयता। शिकायत करने वाले की पहचान, आरोपी की पहचान, गवाहों की जानकारी, जांच की प्रक्रिया, ये सब गोपनीय रखना होता है।
इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है 5,000 रुपए तक का। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस पर खास दिशा निर्देश दिए हैं। आईसी और क्या कर सकती है? क्या वो कोई अंतरिम राहत भी दे सकती है? हाँ, अगर पीड़ित महिला अनुरोध करती है तो आईसी अंतरिम राहत की सिफारिश कर सकती है, जैसे कि पीड़ित का या आरोपी का ट्रांसफर, पीड़ित को छुट्टी देना या आरोपी को पीड़ित को रिपोर्ट करने से रोकना, और मुआवजे की सिफारिश भी कर सकती है। अब मान लीजिए किसी को शिकायत करनी है, तो प्रक्रिया क्या है? कब तक शिकायत कर सकते हैं? घटना होने के 3 महीने के अंदर लिखित शिकायत देनी होती है आईसी को, आमतौर पर 6 कॉपियों में। 3 महीने? अगर देर हो गई तो? अगर कोई वाजिब वजह है देर होने की, तो आईसी चाहे तो इस 3 महीने की अवधि को और 3 महीने बढ़ा सकती है। मतलब कुल 6 महीने तक का समय मिल सकता है, लेकिन ये आईसी के विवेक पर निर्भर करता है। और शिकायत मिलने के बाद जांच कितने दिन में पूरी होनी चाहिए? जांच 90 दिनों के अंदर पूरी करनी होती है। 90 दिन? काफी तेज। हाँ, कानून में समय सीमा तय है। जांच पूरी होने के 10 दिन के अंदर आईसी को अपनी रिपोर्ट नियोक्ता को देनी होती है। और फिर नियोक्ता को एक्शन लेना होता है? हाँ, नियोक्ता को रिपोर्ट मिलने के 60 दिनों के अंदर आईसी की सिफारिशों पर कार्रवाई करनी होती है। इसमें एक सुलह का भी विकल्प होता है शायद? हाँ, जांच शुरू होने से पहले अगर पीड़ित महिला चाहे तो आईसी सुलह की कोशिश कर सकती है, लेकिन इसमें पैसों का कोई लेन देन या समझौता नहीं हो सकता। वैसे एक प्रस्ताव है इस सुलह वाले प्रावधान को हटाने का भी। अच्छा, तो ये तो हुई प्रक्रिया। अब अगर कोई नियोक्ता इन नियमों का पालन नहीं करता तो क्या परिणाम होते हैं? जैसा हमने पहले बात की, पहली बार नियम न मानने पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और अगर बार बार उल्लंघन हो तो जुर्माना दोगुना हो सकता है और कंपनी का लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। ये तो नियोक्ता के लिए हुआ। अगर शिकायत झूठी पाई जाए तो? हाँ, अगर जांच में ये साबित होता है कि शिकायत झूठी थी या जानबूझकर किसी को बदनाम करने के लिए की गई थी, तो शिकायत करने वाले के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि सिर्फ सबूत न दे पाना झूठी शिकायत नहीं माना जाता। मतलब मिलिशियस इंटेंट साबित होना चाहिए। चेतावनी से लेकर नौकरी से निकालने तक, जैसा भी मामला हो। कानून तो काफी मजबूत लग रहा है कागज पर, लेकिन क्या जमीन पर इसका असर वैसा ही है? चुनौतियां क्या हैं इसके कार्यान्वयन में? देखिए, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। कानून बने इतने साल हो गए, लेकिन अभी भी कई जगहों पर या तो आईसी बनी नहीं है या सिर्फ नाम के लिए बनी है। मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रही। हाँ, सदस्यों को पता ही नहीं होता कि उनकी भूमिका क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या है। उन्हें सही ट्रेनिंग की जरूरत है। जागरूकता की कमी भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, कर्मचारियों में भी और कई बार नियोक्ताओं में भी। ये तो गंभीर बात है। बिल्कुल, मतलब कानून होना एक बात है और उसका सही तरीके से लागू होना, उसकी जो भावना है उसको समझना, वो बिल्कुल दूसरी बात है। तो संक्षेप में कहें तो पॉश एक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी कदम है महिलाओं के लिए सुरक्षित वर्क प्लेस बनाने की दिशा में। ये नियोक्ताओं पर जिम्मेदारियां डालता है, एक प्रक्रिया देता है। हाँ, लेकिन हाल की घटनाएं जैसे वो कर्नाटक वाला मामला और अदालतों की टिप्पणियां ये साफ करती हैं कि सिर्फ कानून बना देना या कमेटी बना देना ही काफी नहीं है। इसका प्रभावी कार्यान्वयन, लगातार निगरानी और सबसे बढ़कर जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और शायद यहीं पर हम अपनी आज की बातचीत को रोकते हैं इस सवाल के साथ कि क्या सिर्फ कानूनी खानापूर्ति काफी है या फिर हमें वर्कप्लेस पर असल में सम्मान और सुरक्षा के माहौल के लिए एक गहरे सांस्कृतिक बदलाव की जरूरत है। ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल सही कहा। इस पर सभी संगठनों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।